तो नमस्कार दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो ऑलरेडी हमने कल एसिड बेस सॉल्ट जो चैप्टर है उसका हमने थ्योरी डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया है, और आपने उस वीडियो को नहीं देखा था तो एक बार आप वीडियो को देख लो, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएंगे। और उसी सीरीज में आज हमारा उसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज थर्ड पार्ट है, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये जो क्वेश्चन लिए हैं आपके घटना चक्र से लिए हैं, जो कि हर एक यूपी बीपीएससी एस्पिरेंट उसको करता है। तो देखो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि अगर आपने जो मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर पढ़ रखे हैं तो ईजिली कर लोगे। मैंने यहाँ पर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, और कुछ अलग है हमारे लेक्चर में जो मैंने नहीं डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और इस वीडियो का आपका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब एनालाइज कर रहा था तो मैंने ये पाया कि एसिड बेस सॉल्ट में सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं, जो कंपाउंड है, जो लास्ट में मैंने पढ़ाया था वॉशिंग सोडा वगैरह, इससे सवाल ज़्यादा पूछे हैं। तो आपको जो भी जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जहाँ भी कोई कंपाउंड मिले उसकी आपको नाम, केमिकल फार्मूला, और अगर उसके यूजेज हैं तो यूजेज याद करना है। एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में रखे कंपाउंड वो तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। पूछोगे भैया इसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है क्या, तो हाँ, मैंने इसके लिए एक पीडीएफ बना दिया है, जो कि मैं उसके अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा, और उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, और इस क्वेश्चन के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। टोटल 16 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन यूनिक हैं और कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे। तो पहला देखो क्वेश्चन क्या है। गोल्ड स्मिथ सोनार यूएज एक्वा रेगिया विच ऑफ द प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। देखो एक्वा रेगिया जो है मैंने डिस्कस नहीं किया था, हालांकि आगे कहीं ना कहीं पढ़ा था, बट मैं डिस्कस नहीं किया तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया है। देखो एक्वा रेगिया क्या होता है। एक्वा रेगिया एक टाइप का क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है, मान लो एक ए है और बी है, दोनों को मिला दिए क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। बचपन में खाते थे ना मिक्सचर, मिक्सचर में तो बहुत सारी चीज़ें जो मिले हो, ठीक है। तो एक्वा रेगिया क्या है कि मिक्सचर है। अब पूछो भैया किस चीज़ का मिक्सचर है, तो ये HCl और HNO3 डेट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। और इसका जो मिक्सचर देखो, अब पूछोगे भैया कितना मिलाएंगे। देखो जो HCl और HNO3 है उसमें क्या होता है कि 1 पार्ट HNO3 का लेंगे और 3 पार्ट HCl का लेंगे। डेट मीन्स उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर 1 लीटर हम HCl लेंगे तो सॉरी 1 लीटर अगर हम HNO3 लेंगे, 3 लीटर अगर HCl लेंगे, तो इसके बाद मेरा जो मिक्सचर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वा रेगिया बोलेंगे। हालांकि यहाँ पर सवाल काफ़ी सिंपल पूछ रखा है, एक्वा रेगिया किसे बोलते हैं। सिंपली दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर को हम लोग एक्वा रेगिया बोलते हैं। बट यहाँ पर अगर एक्वा रेगिया आ गया फ्यूचर में पूछ सकता है इसका रेशियो क्या हुआ। रेशियो यहाँ मैंने दे रखा है, देखो यहाँ पर 1 पार्ट HNO3 एंड 3 पार्ट HCl, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसे एक्वा रेगिया मतलब होता है रॉयल वाटर है, क्योंकि ये जो प्लेटिनम गोल्ड है इसको कोई नहीं इरोड कर पाता, ये एक्वा रेगिया इसको इरोड कर देता है। इस बात को ध्यान रखना। देखो फिर अगला सवाल क्या पूछ जाए, वैसा ही एक्वा रेगिया जो मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा क्योंकि मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। अगला देखो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अगर हम इसको बेसिक से जाएंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है कि pH अगर 3 से 6 चेंज हो रहा है तो उसके H+ आयन कंसनट्रेशन में कितना चेंज हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर तुमको एक सिंपली बात बताता हूँ कि जो भी pH वैल्यू और H+ के बीच में इन्वर्स रेशियो होता है। इससे कहने का मतलब कि जो हमारे पास pH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ कंसनट्रेशन होता है। मतलब अगर हम H+ कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो pH की वैल्यू घटेगी, ऐसा हमारा इन्वर्स कंसनट्रेशन होता है। डेट मीन्स अगर हम यहाँ पर बोले ऑप्शन डिक्रीज होगा इन्वर्स है तो पहला ऑप्शन यहाँ से इंक्रीज वाला हट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर pH चेंज एसिडिक हो या फिर कुछ भी हो, अगर 1 यूनिट चेंज होता है तो जो तुम्हारा 110 या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 1 pH चेंज होता है तो 10 टाइम्स H+ कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है, ऐसे याद रखना। अगर 1 pH घटता है, सिंपली ऐसे याद रखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
यहाँ मैं नोट डाउन कर देता हूँ कि अगर 1 pH डिक्रीज होगा तो इसका मतलब हुआ कि 10 टाइम्स कंसनट्रेशन H+ का घट गया। तो यहाँ पर देखो 366 गया है, डेट मीन्स कितना टोटल चेंज हुआ है, 3 का डेट मीन 10 10 10 डेट इज 1000 टाइम्स क्या होगा अपना कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, 1000 टाइम कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। वही बात यहाँ लिखा है कि अगर pH 1 नंबर से इंक्रीज होता है तो H+ कंसनट्रेशन 10 टाइम्स घट जाता है। तो यहाँ 3 से 6 हुआ है तो H+ कंसनट्रेशन कितना डिक्रीज होगा, 1000 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना तो बस इतना ध्यान रखना कि जितना pH बढ़ा है डेट मीन्स H+ कंसनट्रेशन घटेगा, पहले बात ये रखो। ठीक है, और 3 से 6 चेंज आया तो कितना चेंज आया, 3 से 6 मतलब 3 चेंज आया, 10⁻³ कर दो इट इज 1000 घट जाएगा। और मान लो क्वेश्चन में दे रखा हो कि pH वैल्यू जो है हमारी 6 से 3 हो गई, डेट मीन pH वैल्यू घटी है, तो हमारा H+ कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा, 10⁻3, 3 से 6 3 है, डेट मीन 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रखना, आज बहुत कभी क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या हो जाएगा, मैंने डिस्कस कर ही दिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दैट इज डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर ये आप बड़े बड़े सवाल दे रखे होते हैं, बहुत बड़े स्टूडेंट क्या होते हैं इसको पढ़कर छोड़ देते हैं, यह काफ़ी लेंथी सवाल है। ठीक है, बड़े इसको ध्यान से पढ़ो और बिल्कुल शांत होकर माइंडलेस कर सवाल पढ़े जाते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, A B C 3 टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर डिस्टिल वाटर है। ठीक है, एंड अदर 2 कंटेन, एक में एसिडिक है और एक में बेसिक है। काफ़ी सिंपल सवाल हो गया, बोल रहा है कि टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तब अगर तुमने बेसिक पढ़ रखा होगा कि अगर हमारे पास रेड लिटमस पे और ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा चेंज करता है उसको, एसिड, बेस या फिर न्यूट्रल। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, इसका आंसर आप लोग बताओगे क्योंकि मैंने ये pH डिस्कस कर रखा है और मैंने ये इंडिकेटर भी डिस्कस कर रखा है। इसका आंसर आप लोग बताओगे और काफ़ी सिंपल सवाल है। सिर्फ मेरे रखने के पीछे मकसद ये था कि आपको लंबे लंबे सवाल देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, उस काफ़ी सिंपल होते, एक बार अच्छे से पढ़ने की जरूरत है सिर्फ। और ये 68 PPSC में पूछ रखा है। ठीक है, इसका आंसर बताना। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के अगर सवाल कोई फ्यूचर में आते हैं तो कैसे सॉल्व करना मैं यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो मैं कलर चूज कर लेता हूँ। pH वैल्यू का 0.1 N क्या होता है, नॉर्मेलिटी होती है, यूनिट है। जैसे इतना देखो NaCl सोल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली, pH वैल्यू कैलकुलेट करने का पूछ दिया। पहले ऐसे भी सवाल नहीं पूछा था बट यहाँ पर इसे pH कैलकुलेट करने के लिए पूछ रखा है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला उसको ध्यान रखना है। pH का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, अब देखो H+ का कंसनट्रेशन कितना दे रखा है, 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, अब H+ कंसनट्रेशन डाल दो 0.1। देखो यहाँ पर जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ये कैलकुलेशन थोड़े से आपको टिपिकल लग सकते हैं, डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट इतना बात ध्यान रखो, एक लॉग 10 इसे बेस बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं। जब ये दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू हरदम 1 होता है। और वही मैं बोलूँ लॉग यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 100 है, इसे कैसे ले सकते हैं, लॉग 10 की पावर 2, तो 10 सेम हो गया तो बचा क्या 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो गया, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब लॉग क्या बताता है कि वो 10 का मैंने पोस्ट में लॉग 1000, तो अब सोचना है दिमाग में कि वो 10 का कौन सा पावर है। 10 की पावर 3 करेंगे, डैट मीन्स लॉग 10 बेस, और इसे बेस बोलते हैं। अब पावर 1000 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। आई होप आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी वीडियो को थोड़ा सा रुक कर देखना, दोबारा सुनने की कोशिश करना, इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर, तो लॉग माइनस का लॉग 10 H+ के 0.1। ठीक है, अब 0.1 को कैसे लिख सकते हैं, 0.1 को मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, तो क्या हो जाएगा 1/10। तो ये यहाँ पर हो गया माइनस का लॉग 10, ये हो गया 1/10। और एक बात ध्यान रखना कि 1/10 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10 को हम लोग ऐसे 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो लिख दो माइनस लॉग 10 की पावर -1। मैंने बोला ये देखो 10 सेम हो गए तो ये 1 हो जाएगा, तो माइनस का और ये -1 नीचे आ जाएगा, डेट इज माइनस का -1 माइनस प्लस हो जाएगा, डेट इज 1।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगे होंगे क्योंकि इसमें मैथ थोड़ा सा इन्वॉल्व है जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को स्लो करना, दोबारा देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं लॉग पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, काफ़ी सिंपल पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ मेरे क्वेश्चन लेने का पर्पस ये था कि इस टाइप की सवाल कभी आ जाए तो गलत नहीं होने चाहिए। कैसे सॉल्व करने मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट इरेज कर दो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 लगाने का पर्पस ये था कि आपको जो जितने भी कंपाउंड रहेगा सबके नाम मालूम होने चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ध्यान है क्या होता है, कैल्शियम हेमी होता है, याद रखना, हेमी हाफ होता है, तो डी का 4 होगा, डेट मीन डी का 4 होगा। केवल एक ही ऑप्शन में सी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा मकसद तो यहाँ पर सवाल सॉल्व करना है नहीं, सीखना है। तो यहाँ पर नाम जैसे रट्टा मारना है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या फिर ऑक्सीक्लोराइट होता है, बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कुछ चीज़ें निकाला है मैंने यहाँ पर कि देखो, नीला थोथा किसे बोलते हैं नीला थोथा आपको बोलते हैं ब्लू विट्रोल दैट इज CuSO4.5H2 को हम लोग नीला थोथा बोलते हैं। ठीक है, इसे कॉपर सल्फेट को यूज होता है जो फंगी वाटर टैंक में जो फंगी लग जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस कॉपर सल्फेट का यूज होता है। सिंपल मैंने ऐड करी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, बहुत बार पूछा हुआ था। ये द फॉलोइंग नीला थोथा CuSO4.5H2 का दूसरा नाम क्या है, वही क्वेश्चन को बार बार घुमा कर पूछे हुए थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने कुछ कंपाउंड का नाम नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट, इप्सम सॉल्ट ये भी पूछ रखा है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, कॉस्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और एक बात देखो, वॉशिंग सोडा को ही एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं दैट इज NO2CO3। इस बात का ध्यान रखना, सवाल पूछा हुआ है तो ये मैंने यहाँ मेंशन किया है। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7। Some metal oxide react with acid as well as base to produce salt and water. They are known as amphoteric oxide. Obvious सही बात है। Example of amphoteric oxide are। मैंने इस क्वेश्चन को पीछे पर्पस लगाने पीछे ये था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है उसको समझाना। देखो, बहुत बार क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जनरली मेटल ऑक्साइड वो तुम्हारे किससे रिलेट करते हैं, एसिड से रिलेट करते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, डेट मीन्स ये एसिड से रिलेट करेंगे। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं जनरली, इसका एक्सेप्शन भी है, वो आपके होते हैं वो आपके बेसिक कंपाउंड से रिलेट करते हैं, डेट मीन्स ये तुम्हारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड है जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले, एक लड़का ए है, ठीक है, वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, तो ये क्या होगा, एम्फोटेरिक हो गया। वैसे ही समझो यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड जो कि आपका बेस से रिलेट करता है और वाटर से रिलेट करता है, बेस से रिलेट करता है और एसिड से रिलेट करता है, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड NCERT में दे रखा है इसलिए सवाल पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन याद रख लो, Al2O3। एल्युमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड होते हैं ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बहुत एसिडिक एंड बेसिक प्रिंस प्रॉपर्टीज, मैंने ऑलरेडी बता दिया। Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड जो है इसी अच्छे एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल आप क्या रखना है, BeO बेरियम ऑक्साइड, MnO2, Cr2O3, SnO, PbO, ये भी आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल है, इसको याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी कंपाउंड्स के यूजेज पर सवाल पूछ ले गए, इसको सॉल्व करते हैं। मैथ लिस्ट 1 वही है आपका। अब देखो, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग जो हम लोग बोलते हैं ना कि करवाइट बोलते हैं भोजपुरी में, आम पकाना है करवाइट में डाल दो पक जाएगा, तो बेसिकली होता है क्या, इथाइलिन होता है। ए का टू केवल एक ऑप्शन, एक मिनट, ए आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, ए का थ्री दो ऑप्शन है, यहाँ एलिमिनेट नहीं होगा। और देखो क्वार्ट्ज, ये तुम्हारा क्वार्ट्ज 11th क्लास के NCERT में दे रखा है, ये होता है आपका
सोडियम सिलिकेट, डी का टू, ये ऑप्शन में इकलौता है, डेट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ हम फटाफट है, इसमें कौन सा करेक्ट हो गया अपना, बी करेक्ट हो गया। डेट मीन्स आर्टिफिशियल फ्रूट रैपनिंग के लिए कौन सा, इथाइलिन। बेकिंग सोडा ऑलरेडी आपको मालूम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। क्वार्ट्ज सोडियम सिलिकेट, ये क्वार्ट्ज वाला थोड़ा याद रखना, सोडियम सिलिकेट से बना होता है। क्वार्ट्ज सोडियम सिलिकेट, जहाँ भी क्वार्ट्ज दिखे फट से सोडियम सिलिकेट, जहाँ भी आपको क्वार्ट्ज दिखे फट से सोडियम सिलिकेट करना है और ऑप्शन को टिक करके आना है और नंबर ले जाना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेंट। ये भी मैंने इसको ऐड इसलिए कर दिया क्योंकि ये थोड़ा अलग देखा। इसका देखो आंसर देखो, डी इज पोटेशियम आयोडाइड। आयोडाइज सॉल्ट कंटेंट पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो देखो पोटेशियम आयोडाइड इज सिमिलर टू फूड सॉल्ट इन द स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो लोग नमक खाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है दोनों की। इनका दे आर यूज इन मेकिंग आयोडाइज सॉल्ट। इन एडिशन पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडेट आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग आयोडाइज सॉल्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखना, सिंपल बस ध्यान रखना। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करने से पहले हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, और इस पर सवाल बहुत बार पूछे गए इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग से समझाने की कोशिश किया है। देखो सोडियम थायोसल्फेट, जो हमारी फोटोग्राफी जो पुराने ज़माने की आती थी, पहले क्या, फ़ोटो ले लिया हमने, फ़ोटो क्लिक किया, फ़ोटो क्लिक करते ही लाइट एक्सपोज द सिल्वर है लाइट, इस पर सिल्वर और एजिस लगे होते हैं। जैसे फ़ोटो क्लिक करते हैं इस पर डेवलपमेंट हो गया इमेज का। ठीक है, डेवलपर क्या करते हैं, डेवलपमेंट में डालेंगे, डेवलपर जो होते हैं उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट AgBr इंटू मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट डालते हैं जो कि फिक्सर पे काम करता है। वो क्या करता है कि जो AgBr, मान लीजिए हमने जैसे ही फ़ोटो क्लिक किए, फ़ोटो क्लिक करने पर कुछ पोर्शन लाइट से एक्सपोज हुआ होगा और कुछ पोर्शन एक्सपोज नहीं हुआ होगा। जो पोर्शन एक्सपोज हुआ होगा डेवलपर में डालने के बाद वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और इमेज के फॉर्म में दिखेगा, और जो नहीं एक्सपोज हुआ है वो आपको AgBr के फॉर्म में ही रहेगा। उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, फिक्सर यूज करते हैं, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट। वो क्या करता है, जो अनएक्सपोज्ड AgBr और AgCl हैं उसको हटाकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, और हमको इमेज दिखता है इस फॉर्म में। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारे कुछ कंपाउंड आएगा। AgBr क्या काम करते हैं, AgBr हो गया, देखो यहाँ पर AgBr जो अनएक्सपोज होते हैं उनको हटाने के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसी पर बहुत बार सवाल पूछेगा, इस सोडियम थायोसल्फेट पर बहुत बार सवाल पूछेगा, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट का कॉम्प्लेक्स बना, ये पानी में सॉल्युबल है, याद रखना, वो आराम से इजली पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे ही हम इस पर अप्लाई करेंगे सोडियम थायोसल्फेट, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर पानी से साफ करेंगे तो वो बाहर हट जाएगा और हमें ये ड्राइंग करने पर हमें मिल जाएगा, इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर अब उसको हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर टू डेवलप ए फोटोग्राफिक प्लेट सॉरी, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर तुम थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़े 12th लेवल पर, तो यहाँ पर जो सोडियम थायोसल्फेट होता है, सॉरी सोडियम थायोसल्फेट होता है, वो इसको ऑक्सीडाइज करता है और इसलिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब दूसरे को क्या कर रहा है, दूसरे से ऑक्सीडाइज करना मतलब क्या हुआ, मानो तुम चल रहे हो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गिर गया, इलेक्ट्रॉन गिरते क्या हुआ, तुम ऑक्सीडाइज हो गए, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तुम ऑक्सीडाइज हो गए। डैट मीन्स और मानो मैंने उस इलेक्ट्रॉन को उठा लिया, डैट मीन्स मैं रिड्यूस हो गया, तो मेरी वजह से तुम ऑक्सीडाइज हो गए, तो मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, और मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और मेरी वजह से और जो तुम्हारी वजह से इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा गिरा है उसकी वजह से मैं रिड्यूस हो गया, तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सिंपली ऐसे याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है और पढ़ रहा है। फिर सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन फोटोग्राफी एंड ऑल्सो एज एन एंटीकोलर। एंटीकोलर वही होता है हटाने वाला, तो सोडियम थायोसल्फेट, इसको याद रखना। द केमिकल इज फिक्सर इन फोटोग्राफी, फिक्सर की तरह सोडियम थायोसल्फेट वही फिक्सिंग का काम करता है। द केमिकल यूज इन फिक्सर इन द फोटोग्राफी, सेम सवाल, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा है। अब यहाँ पर देखो एक स्मार्ट फिल्म की बात हुई, अभी सवाल आया हुआ BPSC 71 में, विच मटेरियल इज यूज फॉर स्मार्ट फिल्म। इसका आंसर सिंपली
इंडियम टिन ऑक्साइड होगा। लेकिन हम समझते हैं स्मार्ट फिल्म होता क्या है। स्मार्ट फिल्म होता है कि मान लो कि सिंपल एक ग्लास होता है, ठीक है, इसमें अगर इसके अंदर जो भी क्रिस्टल होते हैं अनअलाइंड होते हैं इधर उधर, अगर इधर उधर अनअलाइंड होंगे तो इससे लाइट इजीली पास नहीं होगी, और इजीली लाइट पास नहीं हो रही है डेट मीन्स ये क्या ओपेक की तरह काम कर रहा है। लेकिन जैसे इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास किए, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये सारे के सारे क्रिस्टल क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। एक डायरेक्शन में अलाइन होता है, तब इससे इजीली लाइट पास हो जाएंगे, इससे इजीली लाइट, अब ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्रांसपेरेंट की तरह काम करेगा। डैट मीन्स वो फिल्म जो कि ओपेक की तरह काम करता है, अगर स्विच ऑफ हो और स्विच ऑन हो तो वो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है। तो ये इसे हम स्मार्ट फिल्म बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें सवाल तो पूछा था कि ये करंट अफेयर में होगा, इसलिए सवाल पूछे हैं ये। तो इसका आंसर जो इंडियम टिन ऑक्साइड है स्मार्ट फिल्म में यूज होता है। यहाँ पर हमने डिटेल दे रखे हैं, पर ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन में देखो यार, थोड़ा चैट जीपीटी का यूज करो, क्योंकि चैट जीपीटी काफ़ी चीज़ों को आसान बना देता है। तो अगर आपको इसमें कोई टर्म नहीं समझ में आया, डायरेक्ट इसके स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी में डालो, बोलो प्लीज़ एक्सप्लेन इट इन डिटेल, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। अगला सवाल 16 नंबर, विथ रेफरेंस टू द आयोनिक कंपाउंड कॉन्साइड द फ्लोइंग आयोनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखो। आयोनिक कंपाउंड जो होता है, आयोनिक कंपाउंड पहले बनता कैसे ये समझो। मान लो ये ए है और ये बी है, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना कम्प्लीटली इसको दे दे तो इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाएगा, इसे बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। डैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट शेयर हुआ। मान लो एक रामू है और एक श्यामू है, इसने अपना पूरा लड्डू इसको दे दिया, अब दोनों के भाई की दोस्ती तगड़ी हो जाएगी, बॉन्ड अच्छे बन जाएंगे, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। फिर पूछेगा भैया तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड को इजीली समझ सकते हो कि मान लो एक लड़का ए है और ये बी है, ठीक है। अब इसके पास एक लग्जरी कार है, ठीक है। अब इसको लग रहा है कि अब लग्जरी कार है तो इसको अब ए है और बी है, तो अब इसके पास लग्जरी, बी के पास लग्जरी कार है, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसको हो सकता है फील हो रही यार, तो थोड़ी सी बॉन्ड में कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी। तो बी बोलेगा ठीक है तो भाई तुम एक दिन के लिए रख लो, मैं एक दिन के लिए रख देता हूँ। इससे क्या होगा, ऐसा फील होगा कि मेरे पास ए के पास भी है और बी के पास भी है, एक्चुअली है किसी के पास नहीं। इससे जो बॉन्ड बना उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको केमिस्ट्री में अप्लाई करो। मान लो ए है और बी है, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास टोटल, तो इलेक्ट्रॉन में समझो, इसमें क्या होता है कि ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास टोटल आपके लेट्स सपोज कितना सपोज कर लिया मैं यहाँ पर, इसके पास भी 7 है। तो अभी क्या करेगा, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक्चुअली देगा नहीं, बट वो इलेक्ट्रॉन जस्ट शेयर करेंगे, यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बस फील होगा कि मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है और उसके पास इलेक्ट्रॉन है, हालांकि है किसी के पास नहीं। तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। मैंने कोवलेंट और आयोनिक का कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दिया। अब देखो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड जो होता है, याद रखना आयोनिक कंपाउंड को वो एक तुम्हारा पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड क्या होता है, पानी में डालते ही वो आयंस में टूट जाएगा, और अल्कोहल जो एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इसको पानी में डालो तो ये नहीं टूटेगा। तो कभी भी पोलर कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड में सोलबल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर सोलबल नहीं है डेट मीन्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड पोलर हो गया और अल्कोहल जो नॉन पोलर हो गया, यहाँ लिखा इनसोलबल, डेट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आयोनिक कंपाउंड में सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बताओ आयोनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, गलत है। सॉलिड स्टेट में NaCl सॉलिड फॉर्म में है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जैसे इसको पानी में डालेंगे ये टूट जाएगा आयंस में, Na+Cl-। अब यहाँ पर चार्ज आ गए, अब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो गिवन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट। नाइट ग्लोइंग पिगमेंट क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड, मान लो एक कंपाउंड है जिसको हम नाइट में रखा, अपने आप चमक रहा है, एक चमत्कार होगा कैसे भैया। तो बहुत बार क्या होता है, कुछ एलिमेंट होते हैं लाइट के सामने आते हैं तो कुछ वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, करने के बाद जैसे ही अंधेरा जाता है तो वो लाइट को वापस इमिट करना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली जब तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, इसको लाइट मिला, ये चार्ज इसके पास एनर्जी है, ये उछल कर अगले वाले ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। फिर जैसे ही ये लाइट खत्म होगी फिर से वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये वापस आ जाएगा। इस दौरान ये यहाँ से लाइट छोड़ता है, तो वही हमें जलता हुआ महसूस होता है,
ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा यूरोपियम डॉप्ट स्ट्रोंशियम एल्युमिनेट। उसकी वजह से इसे हम बोलते हैं नाइट ग्लोइंग पिगमेंट कंपाउंड। यहाँ पर हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे, मैंने इसको डिस्कस कर लिया। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उससे भी भर भर के सवाल पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, काफ़ी मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।